अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह के फजल से आप ठीक होंगे। आप जानते हैं कि हम इस वक्त चैप्टर कर रहे हैं काइनेटिक्स, तो उसके लास्ट कुछ लेक्चर्स पेंडिंग है। तो जो प्रीवियस हमारी बात हुई थी, आप जानते हैं, वो हुई थी रिगार्डिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। बात आई समझ? तो उसमें हमने कहा था आपको कि ये वो एनर्जी है जो तुम्हें एक्स्ट्रा सप्लाई करनी पड़ेगी इन एडिशन टू एवरेज एनर्जी, सो दैट द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो उनकी एनर्जी है वो बने इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी, और उसके बाद वो कन्वर्ट होंगे इनटू प्रोडक्ट्स। बात आई समझ? इसका नाम था एक्टिवेशन एनर्जी। आज थोड़ा सा एक टॉपिक है 2 मिनट का, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एक्सो एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी एक्सो के लिए और एंडो के लिए ये क्या होती है और उसको हम कैसे निकालते हैं, और उसके जो पीछे ग्राफ्स है वो कैसे है। तो उन 2 ग्राफ्स को मैं दिखाऊंगा ताकि आप नीट वाले कहीं पूछते हैं कि इसमें जो है मतलब एक्सो और एंडो में व्हाट इज़ द मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी, फॉरवर्ड की ज़्यादा होती है, बैकवर्ड की ज़्यादा होती है, उसी पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। देखिए, मैं 2 ग्राफ्स डालूंगा, एक एक्सो के लिए और एक एंडो के लिए, फिर सारी कहानी आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, देखिए ये रहा ग्राफ फॉर एंडो और ये रहा ग्राफ फॉर एक्सो। ये तो एनर्जी हो गई, ये तो हो गई प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ये तो एनर्जी हो गई, ये हो गई प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इसका नाम एक्सो आएगा, इसका नाम एंडो आएगा। हम सब जानते हैं कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है उसमें जो होती है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स वो कम होती है एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट्स, और एंडो में प्रोडक्ट्स की ज़्यादा होती है और रिएक्टेंट्स की कम होती है। तो आइए यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे रिएक्टेंट्स, ऐसे ऐसे ऊपर जाएंगे, और ये रहे प्रोडक्ट्स। आइए अब देखिए ऐसे, तो ये तो हो गई जो एनर्जी पहले थी एवरेज एनर्जी, और यहाँ पर आप जानते हैं यहाँ पर बनेगी थ्रेशोल्ड एनर्जी ETR। आप जानते हैं ये मामला है, दीज आर द रिएक्टेंट्स एंड दीज आर द प्रोडक्ट्स। तो किसकी ज़्यादा एनर्जी है? रिएक्टेंट्स की। किसकी कम है? प्रोडक्ट्स की। सिमिलरली यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर लूँगा मैं रिएक्टेंट, यहाँ पर होंगे रिएक्टेंट, और यहाँ पर आपको मिलेंगे प्रोडक्ट्स ऐसे। तो ये हो गए रिएक्टेंट, ये हो गए प्रोडक्ट, और यहाँ बनेगी एवरेज एनर्जी। तो इस तरह से मसला हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब कैसे आप करेंगे। यहाँ दिस रिएक्शन इज फॉरवर्ड, दिस इज बैकवर्ड, दिस इज फॉरवर्ड रिएक्शन, दिस इज बैकवर्ड। फॉरवर्ड के लिए ऐसे करेंगे, यहाँ से यहाँ तक, इसका नाम आएगा एक्टिवेशन एनर्जी, लेकिन फॉरवर्ड। और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आप देखिए, यहाँ से यहाँ तक, इसका नाम आएगा एक्टिवेशन एनर्जी मगर बैकवर्ड। तो यहाँ से यहाँ तक फॉरवर्ड है, आप समझ सकते हैं, यहाँ से यहाँ बैकवर्ड है। बात आई समझ? अगर फॉरवर्ड में हमें जाना है तो इतनी हमें देनी पड़ेगी एक्टिवेशन एनर्जी, अगर बैकवर्ड में आना है तो हमें इतनी देनी पड़ेगी एक्टिवेशन एनर्जी। ये जो यहाँ पर डिफरेंस है इन दोनों में, यहाँ से यहाँ तक, इन दोनों में ये जो डिफरेंस है इसका नाम आएगा डेल्टा एच। तो इसका मतलब बैकवर्ड वाली ज़्यादा है किससे? फॉरवर्ड से, बाय द अमाउंट डेल्टा एच। तो ऐसे हम लिखेंगे ई ए बैकवर्ड इज इक्वल टू ई ए फॉरवर्ड, और प्लस आएगा डेल्टा एच। इसका मतलब इन दिस केस ई ए बैकवर्ड इज ग्रेटर देन ई ए फॉरवर्ड। ये एक्सो का मामला हो जाएगा कि बैकवर्ड की जो होगी एक्टिवेशन एनर्जी वो किससे ज़्यादा होगी? वो फॉरवर्ड से ज़्यादा होगी। यहाँ पर हम आएंगे, यहाँ पर ये रहा आपका फॉरवर्ड, और ऑब्वियसली उसकी तो ETR यहाँ पर होगी, और ये रहा EA फॉरवर्ड। ज़्यादा होगा ना? बिल्कुल ज़्यादा होगा। और यहाँ पर होगा यहाँ से यहाँ तक, इसका नाम आएगा EA बैकवर्ड।
यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस जो होगी इसका नाम आएगा डेल्टा एच। कौन ज़्यादा है? फॉरवर्ड ज़्यादा है, किससे? बैकवर्ड से, बाई डेल्टा एच। इसका मतलब ई ए फॉरवर्ड इज इक्वल टू ई ए बैकवर्ड प्लस डेल्टा एच। इसका मतलब ई ए फॉरवर्ड इज ग्रेटर देन ई ए बैकवर्ड। इस तरह से आपको सवाल आएगा और आपको बोलेंगे कहाँ पर ई ए ज़्यादा है, कहाँ पर ई ए कम है। तो जो हम एंथैल्पी चेंज निकालते हैं, आप याद रख लीजिए, एंथैल्पी चेंज होती है ए फॉरवर्ड, हमेशा याद रखें, माइनस ए बैकवर्ड। दिस इज द एंथैल्पी चेंज अगर हम निकालेंगे। अब एक्सो में देखिए कौन ज़्यादा है बैकवर्ड, कौन कम है फॉरवर्ड। तो एक्सो के लिए साइन आएगा, ये आएगा कम माइनस ज़्यादा, तो साइन आएगा नेगेटिव। और एंडो के लिए आप देखिए कौन ज़्यादा है, फॉरवर्ड ज़्यादा है एज कंपेयर टू बैकवर्ड, तो इसका साइन आएगा पॉजिटिव। तो इस तरह से ये मामला हो जाएगा। एक्सो एंडो के लिए आपको पूछेंगे ये सवाल, एक्सो में बैकवर्ड वाली ज़्यादा है फॉरवर्ड से, और एंडो में फॉरवर्ड ज़्यादा है बैकवर्ड से। आइए बात समझ, इस पर आपको थोड़ा सा सवाल आएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और चलते हैं आगे। अब आप थोड़ा सा दिमाग पर जोर दे दो, मैं कौन सी बात बोलने जा रहा हूँ वो ये है। यहाँ पर मैं आऊँगा या मैं यहाँ से भी आपको दिखाऊंगा। देखिए एक रिएक्शन की है एक्टिवेशन एनर्जी EA1 और दूसरी की है EA2। दो रिएक्शंस मेरे पास है, एक की एक्टिवेशन एनर्जी है EA1 और दूसरे की है EA2। तो ऐसे समझ ले आप, ये पहली रिएक्शन है उसकी ये है EA1, ठीक है, और दूसरे की है ऐसे ज़्यादा है, इसको हम बोलते हैं EA2। तो इसको ऐसे आप समझे, अगर कोई बोलेगा आपको सर व्हाट इज मेड बाय दिस एक्टिवेशन एनर्जी, ज़्यादा या कम होना, जिसमें कम होगी तो इसमें एनर्जी बैरियर जो है वो छोटा है। यानी ऐसे आप समझ ले, एक ऐसी चढ़ाई है, एक ऐसा मतलब जिसको हम बोलते हैं चढ़ाई, स्लोप बहुत ज़्यादा है, एनर्जी का स्लोप बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ही कम टेस्ट बहुत ही वो स्लोप कम है, तो बहुत सारे इस बैरियर के पार जा सकते हैं। लेकिन जहाँ पर बैरियर ज़्यादा होगा, जहाँ पर एनर्जी की चढ़ाई बहुत ज़्यादा होगी, तो कम ही मॉलिक्यूल्स वो एनर्जी अचीव करेंगे और उस पार जाएंगे। इस तरह से अगर आप थोड़ा कश्मीरी में समझ लेंगे, चढ़ाई ज़्यादा है कम ही गाइड करें चढ़ाई आपको, अगर चढ़ाई कम है वारे गाइड करने क्रॉस बात आई समझ। इवन तो कि चढ़ाई वारे ज़्यादा है कम ही व्हीकल जो हर खसान, अगर चढ़ाई कम हो तथ करते व्हीकल। तो अगर एनर्जी अगर ये ज़्यादा होगा एक्टिवेशन एनर्जी, इसका मतलब बैरियर बहुत ज़्यादा है, अगर कम होगा इसका मतलब बैरियर कम होगा। तो इफ द एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर इज लो देन many molecules can cross the barrier and rate of reaction will be more, and if the activation energy barrier is मतलब high then only small molecules or only less number of molecules will cross the barrier and rate will be low। तो इसका मतलब फार्मूला ये बनेगी, रेट यहाँ मैं दिखाऊंगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्स टू एक्टिवेशन एनर्जी, ये बनेगा मामला। बहुत ही अहम मामला है, इसको आप याद कर लीजिए कि जिस रिएक्शन में ज़्यादा होगी एक्टिवेशन एनर्जी, यहाँ पर आइए ये वाला मामला होगा, जहाँ पर ये वाला मामला होगा तो कम ही मॉलिक्यूल्स अचीव करेंगे और थ्रेशोल्ड तक आएंगे। और आप जानते हैं कि थ्रेशोल्ड पर आपको आना चाहिए, कम ही मॉलिक्यूल्स क्रॉस करेंगे और फिर बनाएंगे प्रोडक्ट, तो रेट विल बी लेस। लेकिन अगर ये होगा थ्रेशोल्ड आपका, दिस इज द लेस एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर, तो अगर ये कम होगा तो मेनी मॉलिक्यूल्स कैन क्रॉस द बैरियर एंड रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी मोर। बात आई समझ। इस तरह से कभी कभी आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है उधर, एंड होपफुली इसका आंसर आप दे पाएंगे। रेट ऑफ द रिएक्शन इज इनवर्स टू एक्टिवेशन एनर्जी, और एक्सो के लिए बैकवर्ड ज़्यादा है और एंडो के लिए फॉरवर्ड ज़्यादा है। अब जो हमारे पास मामला आएगा वो बहुत अहम आएगा, और आप अच्छे से लेक्चर सुने तो हमारे पास एक खास किस्म की इक्वेशन आएगी जिसको हम बोलते हैं एरहीनियस इक्वेशन। जिसको हम बोलते हैं एरहीनियस इक्वेशन, आप लिखेंगे मेरे साथ, एरहीनियस इक्वेशन, एरहीनियस इक्वेशन, एरहीनियस इक्वेशन बहुत ही अहम इक्वेशन है। ये 2-4 केमिस्ट्री में ऐसी इक्वेशन आती हैं जिनकी शक्ल सेम है लेकिन उनका कंसेप्ट अलग अलग है। ऐसी मिलती जुलती इक्वेशन आपको मिलेगी वेट हॉफस इक्वेशन, आपको मिलेगी क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, बात समझ गए। तो बहुत सारी है,
आपको मिलेगी किरचॉफ्स इक्वेशन। तो शक्ल सबकी सेम है लेकिन इनमें डिफरेंस है, लेकिन सब रिएक्शन में आप देखेंगे, सब इक्वेशन में आप देखेंगे देयर विल बी, जो भी जिसको भी आप चेंज करेंगे उसको चेंज करेंगे वर्सेस टेम्परेचर। यानी अगर आप एक्स को चेंज करेंगे वर्सेस टेम्परेचर, वाई को चेंज करेंगे वर्सेस टेम्परेचर, सब में है डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर। फिर आप किसको वेरी करेंगे उसके हिसाब से नाम आएगा। सपोज आप वेरी करेंगे वेरिएबल प्रेशर को वर्सेस टेम्परेचर तो नाम आएगा क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। आप वेरी करेंगे रेट कांस्टेंट को वर्सेस टेम्परेचर तो नाम आएगा एरहीनियस इक्वेशन। आप वेरी करेंगे हीट ऑफ रिएक्शन को वर्सेस टेम्परेचर तो आपको मिलेगी किरचॉफ्स इक्वेशन। आप वेरी करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को वर्सेस टेम्परेचर तो नाम आएगा वाइट-हॉप्स इक्वेशन। तो मेनी इक्वेशंस आर देयर, लेकिन शक्ल उनकी सेम है लेकिन आइडिया इनका अलग अलग है। आइए सर, अब ये एरहीनियस इक्वेशन क्या हमें देती है? तो पहली बात है दिस इक्वेशन गिव्स द वेरिएशन ऑफ के तो है रेट कांस्टेंट, एंड रेट कांस्टेंट जो है इट इज द इंडिकेटिव ऑफ रेट, इट इज द इंडिकेटिव ऑफ रेट। जब रेट कांस्टेंट ज्यादा होगा तो रेट ज्यादा होगी, ये कम होगा तो रेट कम होगी। इट गिव्स द वेरिएशन ऑफ के वर्सेस टेम्परेचर, या इन नटशेल में आपको मैं यही समझा दूंगा, ये हमें देती है हाउ रेट ऑफ रिएक्शन वेरीज विद टेम्परेचर, बिकॉज ये इंडेक्स है रेट का। अगर के ज़्यादा है तो रेट ज़्यादा है, के कम है तो रेट कम है। तो कैसे रेट वेरी होती है, कैसे के वेरी होता है विद टेम्परेचर, ये इस इक्वेशन का बेसिक मतलब है। ठीक है ना? तो पहले मैं इसके लिखूंगा जो इसकी नॉर्मल फॉर्म हमारे पास है, फिर उसी को लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इसकी नॉर्मल फॉर्म ये है, तो के वर्सेस टेम्परेचर। के का मतलब रेट कांस्टेंट, इट इज द इंडिकेशन ऑफ रेट। तो रेट कैसे वेरी होती है विद टेम्परेचर, तो इसकी फार्मूला पहले ये बनेगी, के इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल माइनस ई ए डिवाइड बाई आर टी। दिस इज द फर्स्ट दिस फॉर्म ऑफ एरहीनियस इक्वेशन। इसमें सर क्या क्या है ये चीज़ें मैं बोलूँगा। तो ये के जो है इट इज़ अ रेट कांस्टेंट, ये तो आपको पता ही है। दिस इज कॉल्ड एज एरहीनियस फैक्टर, दिस इज कॉल्ड एज एरहीनियस फैक्टर। इसके बहुत सारे नाम हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। इट इज आल्सो कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। क्यों? बिकॉज ये आता है बिफोर द एक्सपोनेंशियल, ये आता है बिफोर द एक्सपोनेंशियल। तो ये जो है ये, इस ए को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। आर तो है गैस कांस्टेंट, आप जानते हैं, टी इज टेम्परेचर। और इसको एज अ होल बोलते हैं, इसको पूरे को एक्सपोनेंशियल के साथ, इसको बोलते हैं बोल्ट्जमैन फैक्टर, इसको बोलते हैं बोल्ट्जमैन फैक्टर। तो गौर से मेरी बात सुने, ये जो है ये ए आज चुनाव गोबर एरहीनियस फैक्टर, इसका नाम फ्रीक्वेंसी फैक्टर, इसका नाम प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। इट गिव्स द टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स। ये इंडिकेटर किसका है? टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। एक सैंपल में कितने सारे कोलिजन्स होंगे पर सेंटीमीटर क्यूब में पर सेकंड में, उसको हम बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, इसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी फैक्टर। और ये हमें देता है टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। और कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था कोलिजन फ्रीक्वेंसी, उसमें भी आई थी ना टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स, इसलिए इसका नाम आता है फ्रीक्वेंसी फैक्टर। और ये जो फैक्टर है ये हमें देता है, यानी आउट ऑफ ऑल दीज कोलिजन्स, किन कोलिजन्स में जो एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड के बराबर है और जो कन्वर्ट होंगे इनटू प्रोडक्ट्स, यानी इट गिव्स द फ्रैक्शन ऑफ molecules, fraction of molecules undergoing जिनको होते हैं क्या? इफेक्टिव कोलिजन्स, यानी जिनकी एनर्जी क्या है? थ्रेशोल्ड के बराबर होगी और वो कन्वर्ट होंगे इनटू प्रोडक्ट्स। और कुछ दिन पहले हमने देख भी लिया कि आउट ऑफ ऑल कोलिजन्स सभी टेस्ट पास नहीं कर सकते, सिर्फ कुछ के पास है जिनके पास होगी प्रॉपर एनर्जी, जिनके पास होगी प्रॉपर ओरिएंटेशन। आई बात समझ? तो इस तरह से ये इस इक्वेशन का मतलब यहाँ पर आएगा। तो ये सारे मामले आपके पास होंगे, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स, लेकिन ओनली दोज कोलिजन्स जो इफेक्टिव है, और ओनली द फ्रैक्शन ऑफ दोज मॉलिक्यूल्स जिनको होंगे इफेक्टिव कोलिजन्स। ये इसका मतलब है। अब इसको हम चेंज करेंगे इनटू अदर फॉर्म्स, तो हम लॉग करेंगे हम बोथ साइड्स।
तो हम लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो लॉग अप्लाई करते हैं ना, तो हम अप्लाई करते हैं लिन, तो लिन होता है 2.303 इंटू लॉग। ये नेचुरल लॉग है और ये ऑर्डिनरी लॉग है। कीजिए इसको अप्लाई, तो यहाँ पर आएगा लिन के इज इक्वल टू लिन ऑफ, यहाँ बनेगा a, यहाँ बनेगा एक्सपोनेंशियल, यहाँ बनेगा माइनस EA, यहाँ बनेगा RT। ठीक है, अब देखिए ये बनेगा m, ये सारा बनेगा n, क्योंकि अलग अलग फैक्टर्स है। ये पहला वाला तो फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, दूसरा वाला वोल्टेज माइनस फैक्टर है, तो ये बनेगा log m इंटू n। और आप जानते हैं log m इंटू n किसके बराबर, log m प्लस log n। तो ये बनेगा लिन के विल बी इक्वल टू लिन ऑफ a प्लस लिन ऑफ एक्सपोनेंशियल माइनस EA डिवाइड बाई RT। ठीक है जी, ये हो गया। अब लिन और एक्सपोनेंशियल आपस में होते हैं अपोजिट, तो यहीं पर इनको काट देना है, दे विल, बिकॉज जिस तरह डिफरेंशियल इंटीग्रल कट होता है ना, इस तरह लिन और एक्सपोनेंशियल कट होते हैं। और लास्ट में हमारे पास ये आएगा लिन के इज इक्वल टू लिन ए माइनस प्लस माइनस माइनस EA डिवाइड बाई RT। इस इक्वेशन का नाम रखेंगे आप इक्वेशन x, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे देखते हैं क्या होता है। आगे देखते हैं क्या होता है। अब इस लिन को लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा लिन की जगह 2.303 लॉग, उसके बाद के 2.303 लॉग ऑफ a माइनस आएगा EA डिवाइड बाई RT, ये आएगा। ठीक है, अब यहाँ से भी डिवाइड करेंगे और यहाँ से भी डिवाइड करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे 2.303 R से, 2.303 से 2.303 से, तो क्या बचेगा, ये और ये कटेगा और हमको मिलेगा log ऑफ k, यहाँ मिलेगा ये और ये कटेगा तो log ऑफ a, ये डिवाइड होगा, ये RT नीचे आएगा माइनस EA डिवाइड बाई 2.303 RT। यहाँ तक हम आ गए। ठीक है, अब एक्स में रखता हूँ यहीं पर, बाकी मैं काट देता हूँ। इसकी यहाँ पर करेंगे रिशफलिंग। ठीक है, तो लॉग के बराबर आएगा माइनस EA डिवाइड बाई 2.303 R, ये इंटू में करूँगा 1/t, फिर वही आएगा, प्लस आएगा लॉग ऑफ ए, लॉग ऑफ के, लॉग ऑफ ए आएगा। तो यहाँ ज़रा देखिए, यहाँ मैंने एक ग्राफ का मामला बना लिया, आप देखिए कैसे। तो यह आएगा y, ये आएगा सारा, ये बनेगा माइनस m, ये बनेगा x, ये बनेगा c, y इज इक्वल टू माइनस mx प्लस c। तो सर इसका ग्राफ कैसे आएगा, तो बिल्कुल आएगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू ऑरिजिन स्लोपिंग डाउनवर्ड्स, बिकॉज यहाँ पर माइनस m है, तो ग्राफ ऐसे आएगा। यहाँ से प्लॉट करेंगे y की जगह log ऑफ k, यहाँ से प्लॉट करेंगे 1/t, तो ग्राफ होगा ऐसे। तो ये जो आएगा इंटरसेप्ट आएगा और ये किसके बराबर होगा, log ऑफ a, बिल्कुल रिजम्बलिंग क्लासेस के इलेक्ट्रॉन इक्वेशन वैसी है। तो यहाँ पर ये स्लोप आएगा, माइनस में आएगा, स्लोप इज इक्वल टू माइनस m, तो वो किसके बराबर है, माइनस EA डिवाइड बाई 2.303 R, ये बनेगा। तो इससे हमें क्या निकलेगा, आप जरा देखें, इससे हमें निकलेगा ये, देखिए, तो स्लोप ग्राफ से मिलेगा, स्लोप ग्राफ से मिलेगा, इसको मल्टीपल करेंगे 2.303 R तो मिलेगा E। इसका मतलब स्लोप से हमको मिलेगी एक्टिवेशन एनर्जी, और इंटरसेप्ट से हमको मिलेगा log ऑफ A यानी कि A। इस तरह से ये दो चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएगी। ठीक हो गया जी, तो इस तरह से बिल्कुल आसान है, बिल्कुल रिजम्बल्स इक्वेशन। तो ये इसका एक मामला आएगा। अब दूसरा मामला आप देखिए वो क्या आएगा, वो भी बड़ा आसान है। इस x को ले लो, यहाँ देखिए, तो k का रिश्ता t के साथ है, t1 होगा तो k k1 होगा, t2 होगा तो k k2 होगा। तो आइए इसको ऐसे करेंगे, लिन ऑफ k1
इज इक्वल टू लिन ऑफ ए माइनस ई ए डिवाइड बाई RT1, लिन ऑफ K2 इज इक्वल टू लिन ऑफ ए माइनस ई ए डिवाइड बाई RT2, यानी कि रिश्ता है K और T के बीच में, K चेंज तो T चेंज। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा सर, सब्ट्रैक्ट करेंगे A को B से तो आएगा लिन ऑफ K2 माइनस लिन ऑफ K1 इज इक्वल टू, तो सब्ट्रैक्ट ऐसे करना है, लिन ऑफ A माइनस ई ए डिवाइड बाई RT2, इसको माइनस करना है लिन ऑफ A माइनस ई ए बाई RT1। बिल्कुल आसान आसान, कोई टेंशन इसमें नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। ये log m माइनस log n, ये बनेगा log m बाई n, log K2 बाई K1 इज इक्वल टू लिन ऑफ A माइनस ई ए डिवाइड बाई RT2 माइनस लिन ऑफ A माइनस माइनस प्लस ई ए डिवाइड बाई RT1। दिस एंड दिस विल गो, ये दोनों चले जाएंगे और हम पहुंचेंगे किधर, यहाँ पर हम आएंगे लिन ऑफ K2 बाई K1 इज इक्वल टू, पहले प्लस को लिखेंगे ई ए डिवाइड बाई RT1 माइनस ई ए डिवाइड बाई RT2। ठीक है, तो लास्ट में क्या आएगा, लिन ऑफ K2 बाई K1 इज इक्वल टू, इसके बराबर आएगा, कॉमन निकलेगा यहाँ से चीज, ई ई डिवाइड बाई R कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। ठीक है, इस तरह से आएगा। अब इसको फिर करेंगे लॉग में कन्वर्ट, तो 2.303 लॉग इसकी जगह K2 बाई K1 इज इक्वल टू ए बाई R T2 माइनस T1 डिवाइड बाई T1 T2। ये इसको उठा लो और यहाँ ले जाओ, तो लॉग ऑफ K2 बाई K1 इज इक्वल टू ई ए डिवाइड बाई 2.303 R, और यहाँ पर आएगा T2 माइनस T1 डिवाइड बाई T1 T2। इस तरह से ये रही आपकी लॉग फॉर्म ऑफ एरिहीनियस इक्वेशन। तो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, कोई इसमें उतना बड़ा इशू है नहीं, इजीली इसको आप कर सकते हैं। दो आपके सिलेबस में है, एरिहीनियस भी आपके सिलेबस में है और क्लेसियस क्लैपेरॉन भी आपके सिलेबस में है, तो इन दिस वे ये आप आराम से कर सकते हैं। लॉग K2 बाई K1 ए बाई 2.303 R T2 माइनस T1 T1 T2। आई बात समझ। अब इस इक्वेशन से कुछ बातें हमें करनी है और देखते हैं उन बातों का रीजन क्या है। ठीक है, देखिए क्या है, इसको मैं यहां से रब ऑफ करता हूं एंड लेट अस गो टू सम इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऐसे देखिए, यहां पर आएगा ऐसे K इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल माइनस ई ए डिवाइड बाई RT। गौर से सुनो व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, जो मैं आपको बोलने जा रहा हूं उसको आप सुने गौर से। देखें, अगर ये T ज्यादा होगा, अगर ये T ज्यादा होगा तो इस माइनस को छोड़ के इस टर्म का क्या होगा सर, इस टर्म का बढ़ गया डिनोमिनेटर, इस टर्म का बढ़ गया डिनोमिनेटर, इसका मतलब ये टर्म छोटी हो जाएगी T के ज्यादा होने से, तो मैं लिखूंगा T इज मोर। ठीक है, T इज मोर, ये टर्म छोटी होगी, मगर छोटी किस में होगी, माइनस में। जब माइनस में कोई चीज छोटी होती है तो वो बड़ी होती है, इसका मतलब यहां पर K इज मोर। आई बात समझ। अगर ये T कम हो जाएगा, जब किसी टर्म का कम होता है डिनोमिनेटर, वो टर्म बड़ी होती है, लेकिन बड़ी किस में होगी, माइनस में, तो माइनस का बड़ा छोटा होता है, इसका मतलब इफ T इज लेस K इज लेस। सीधे आपको समझ आएगा K इज डायरेक्ट ऑफ T। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेट कांस्टेंट वेरीज विद टेम्परेचर, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन, बिकॉज रेट कांस्टेंट इज इंडिकेटिव ऑफ रेट, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विद टेम्परेचर। अब गौर से मेरी बात सुने, बहुत अहम बात है। यहां पर आई विल मेक ए चैम्बर,
इस चैम्बर के अंदर मॉलिक्यूल्स है गैस के, कोई रिएक्शन इसमें है जिसमें A+B बन रहा है, तो कोलिजन हो रहे हैं। अब आपने बढ़ा दिया टेम्परेचर, टेम्परेचर के बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है, क्योंकि T के बढ़ने से बढ़ेगा रेट कांस्टेंट और इसके बढ़ने से रेट बढ़ेगी। अब सवाल है वाई, यूजुअली हम कॉमन सेंस क्या यूज करेंगे। आपने सुना है कोलिजन थ्योरी में जब दो आपस में मिलेंगे कोलिजन होगा तो उससे प्रोडक्ट बनेगा। तो यूजुअली हमारे दिमाग में ये आता है कि टेम्परेचर के बढ़ने से नंबर ऑफ कोलिजन्स विल इंक्रीज, शायद उन कोलिजन्स की वजह से ये मामला होगा। तो ये आप कैटेगोरिकली सुनिए, ये इसका रीजन नहीं है, ये इसका रीजन याद रख लीजिए। अगर इसमें होते हैं कोलिजन, सपोज इसमें होते हैं कोलिजन सपोज 1000, तो टेम्परेचर के बढ़ने से ये कोलिजन जो 1000 हो रहे हैं ये इंक्रीज नहीं होंगे। सर फिर क्या होगा? अब गौर से मेरी बात सुनिए, हमने एक फार्मूला ये लिखी थी, जड़ की फार्मूला, उसमें ये आया था, अगर वो याद होगा, 8πRT, फिर आया था Ma प्लस Mb, अगर तो याद है, MaMb, ठीक है ना। इसका आया था रेज पावर 1/2, फिर आया था सिग्मा स्क्वायर, फिर आया था सिग्मा स्क्वायर AB, फिर NaNb, यहाँ पर आया था रेज पावर 1/2। दिस वाज द कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ये आपको देती थी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइड। इसमें Z और T का देखिए, T कितना और Z कितना, दिस गिव्स नंबर ऑफ कोलिजन। तो T का तो ऊपर आएगा रूट, तो ये ऐसे आएगा Z1/Z2, इसका T1/T2 रेज पावर 1/2, ये बनेगी फार्मूला। अब चेक करें, आप T1 को ले ले 300 और T2 को आप ले ले 310, यानी आपने 10 डिग्री इंक्रीज किया टेम्परेचर, आपने 10 डिग्री इंक्रीज किया टेम्परेचर। तो जब आप इसको सबस्टिट्यूट करेंगे तो आप देखेंगे Z1 विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू Z2। आप सबस्टिट्यूट करना, यहाँ 300, यहाँ 310, फिर देखिए पहली फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ कोलिजन्स, दूसरी फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ कोलिजन्स, तो वो तुम्हें सेम टू सेम आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि 10 डिग्री इंक्रीज करने से नंबर ऑफ कोलिजन्स पर असर नहीं हुआ। सर आपने 10 डिग्री क्यों बोला? अब दूसरा सवाल तो ये होगा, क्योंकि प्रैक्टिकली हमने देखा है जब किसी रिएक्शन को तुम 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, उसकी रेट बनती है या तो दुगनी या तो 3 गुनी, या 2 फोल्ड या 3 फोल्ड। तो अगर आप जवाब ये देंगे ये 2 फोल्ड और 3 फोल्ड क्यों बनी, ड्यू टू इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कोलिजन्स, तो आपके सवाल का आंसर ये रहा, सर नहीं, कोलिजन आपने 300 से कहाँ किया 310, लेकिन फ्रीक्वेंसी तो सेम है, कोलिजन तो वही है। इसका मतलब कोलिजन के इंक्रीज होने से रेट नहीं बढ़ी। तो 10 डिग्री इंक्रीज करने से 2 फोल्ड और 3 फोल्ड क्यों हुई रेट? इसका सर आंसर फिर क्या है? इसका सर आंसर क्या है? तो याद रख लीजिए, बेसिकली इस 1000 में सपोज 200 कोलिजन्स इफेक्टिव है और 800 क्या होंगे इनइफेक्टिव। तो प्रोडक्ट्स कौन बनाएंगे? प्रोडक्ट्स बनाएंगे ये 200। तो जब तुम टेम्परेचर इंक्रीज करते हो ना, तो कोलिजन जो 1000 है वो तो 1000 ही है, लेकिन बेसिकली ये जो 800 इनइफेक्टिव है, इसमें और 100 निकलते हैं और इसके साथ जुड़ जाते हैं, वो बनते हैं इफेक्टिव, और इसका नंबर बनता है 300। यानी आपने इनइफेक्टिव कोलिजन को इफेक्टिव में कन्वर्ट कर दिया। आप फिर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, फिर और निकलेंगे, शायद ये 400 बनेंगे, अब 600 रहेंगे इनइफेक्टिव। वक्त आएगा आप फिर करेंगे तो 500 बनेंगे, 500 इनइफेक्टिव। वक्त आएगा आप 600 बनेंगे, तो ये रहेंगे 400 इनइफेक्टिव। इसका मतलब इंक्रीज इन टेम्परेचर से तुम इनइफेक्टिव कोलिजन्स को इफेक्टिव में कन्वर्ट करते हैं, मगर नंबर वही 1000 रहेगा। पहले 200 800, 300 700, 400 600, 500 500, 600 400। आप मेरी बात समझ गए? तो इसका मतलब ये, अगर एक क्लास में 50 लड़के हैं और 50 में 10 एग्जाम पास करने के लोग कर सकते हैं पास, तो 40 तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप एफर्ट करेंगे तो और 10 पास करेंगे, अब फिर एफर्ट करेंगे और 10 पास करेंगे, अब फिर एफर्ट करेंगे और 10 पास करेंगे, लेकिन नंबर वही रहेगा 50।
यानी धीरे धीरे तुम नाकाबिल स्टूडेंट्स को काबिल बना रहे हो। सेम इज द केस हियर, धीरे धीरे तुम इनइफेक्टिव को इफेक्टिव बना रहे हो, पर टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स विल रिमेन सेम। ये है रीजन कि वाई विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। तो इसका आंसर ये रहा, आंसर फिर ये रहा। देखिए आंसर क्या है, आंसर है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर नंबर ऑफ molecules undergoing effective collisions, undergoing effective collisions increase. Tim molecule iman gasan ch effective collisions tim ch gasan gobor increase. Godo is 3 hat, pachi 3 hat, pachi 4, but number of collisions will remain same 1000. अब 1000 में यह है कि अगर 200 थे इफेक्टिव, अब 300 बनेंगे, फिर 400, 500, ज़्यादा ज़्यादा क्या हो सकता है कि 1000 के 1000 बनेंगे इफेक्टिव, ये हो सकता है, लेकिन नंबर ऑफ कोलिजन्स विल रिमेन सेम। तो याद रख लीजिए, ये जो आपको मैंने बोला कि रेट जो होती है टेम्परेचर के इंक्रीज करने से रेट बनती है 2 फोल्ड या 3 फोल्ड फॉर एवरी 10 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर, रेट बिकम्स 2 फोल्ड और 3 फोल्ड। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय पैरामीटर नोन एज टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो म्यू इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ये आपको देता है रेट कांस्टेंट, जिसको T डिग्री सेंटीग्रेड पर से आपने 10 ऐड किया, यानी दूसरी रेट 10 डिग्री बढ़ा दिया आपने, डिवाइड बाई पहला वाला ये T डिग्री सेंटीग्रेड, ये रहेगा इसका मतलब सेकंड रेट कांस्टेंट जब 10 बढ़ा दिया आपने 310, पहला वाला जब 300 था, इसको बोलते हैं म्यू। और ये म्यू होता है 2 लेसर इक्वल टू म्यू लेसर इक्वल टू 3। इसका मतलब म्यू जो है या तो ये 2 फोल्ड होगा या मैक्सिमम 3 फोल्ड होगा, या रेट बनेगी डबल या रेट बनेगी ट्रिपल। यहां से भी आपको सवाल करने हैं, ये म्यू है कि फॉर एवरी 10 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर रेट बिकम्स 2 फोल्ड या 3 फोल्ड। इसको हम दिखाते हैं ऐसे कि रेट कांस्टेंट 10 डिग्री के साथ एडिशन, रेट कांस्टेंट जब टेम्परेचर पहले था, यानी ये 310 वाला है, ये 300 वाला है, ये 20 वाला है, ये 10 वाला है। फॉर एवरी 10 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर द रेट बिकम्स 2 फोल्ड और 3 फोल्ड, जो यहाँ पर आपको मसला है। और आपको सवाल अब आता है, आपको बोला जाएगा आपके पास एक रिएक्शन है जिसकी रेट है R1, ठीक, आपने बढ़ा दिया टेम्परेचर T2 से T1 से T2, इसका कोएफिशिएंट है टेम्परेचर कोएफिशिएंट म्यू, इसको बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट, इसको बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ये म्यू दिया गया है, या तो ये 2 दिया जाएगा या तो ये 3 दिया जाएगा, या डबल होगा या ट्रिपल होगी रेट। तो आप हमें बोलिए जो नई रेट होगी R2 वो क्या होगी, इस पर आपको सवाल आएंगे। तो आपको क्या करना है इसमें, इसकी फार्मूला ये बनेगी R2 दूसरी रेट विल बी इक्वल टू R1, फिर यहाँ पर आएगा म्यू, रेज पर आएगा डेल्टा T, यहाँ से डिवाइड बाई 10। इससे आप निकाल सकते हैं जो रेट होगी दूसरी वो कितनी होगी, दूसरी रेट कितनी होगी, ये आपको आएगा। और रेट पहली म्यू दिया जाएगा 2 और 3, चेंज ऑफ टेम्परेचर डिवाइड 10। इस तरह से इस पैटर्न पर भी आप प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा मामला रिगार्डिंग मतलब जो है एरिडस इक्वेशन। उसके बाद ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है कि रेट बिकम्स 2 फोल्ड 3 फोल्ड फॉर एवरी 10 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय कोएफिशिएंट नोन एज म्यू। सेकंड रेट कांस्टेंट बाय फर्स्ट रेट कांस्टेंट, या तो ये 2 होगा या तो ये 3 होगा। और कभी अगर आपको रिएक्शन होगी जिसकी रेट होगी मतलब चेंज R1 से R2 बाय चेंजिंग टेम्परेचर फ्रॉम T1 टू T2, तो उसमें आपको म्यू दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा बोलिए अगर चेंज ऑफ टेम्परेचर डेल्टा T हो गया तो दूसरी रेट कितनी होगी। आई बात समझ। इस तरह से ये मामला हो गया एरिहेनियस इक्वेशन का और उसके साथ जो पैरामीटर्स थे। तो इंशाल्लाह अब सेकंड लेक्चर में हम जाएंगे टुवर्ड्स न्यूमेरिकल्स, इसी पैटर्न पर
उनको सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं आपके साथ इन दैट लेक्चर। तब तक के लिए वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ठीक है।